बच्चों, अध्याय संख्या 8 का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने ये जान लिया था कि किस तरह से 1980 के दशक में विभिन्न क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने सर उठाया था। हमने ये भी जाना था कि किस किस तरह की क्षेत्रीय आकांक्षाओं का सामना हमारी भारत सरकार को करना पड़ा था, जिसमें हमने जम्मू कश्मीर की बात की थी, हमने पूर्वोत्तर की बात की थी और हमने ये भी जाना था कि भाषा के आधार पर भी बहुत सारी क्षेत्रीय स्तर की मांगें उठने लगी थी। इनके बारे में विस्तार से अध्ययन हम करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जम्मू कश्मीर के मसले के बारे में कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी मांगे, कौन कौन सी मुद्दे और मसले उठ खड़े हुए थे, कौन सी मांगे क्षेत्रीय आकांक्षाओं से संबंधित थी जिनका सामना हमारी सरकार को करना पड़ा और किस तरह से हमारी सरकार ने इसका समाधान किया। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो आप अच्छे से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जब हमारे देश का विभाजन हुआ था तब से एक विवादित मसला है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये विभाजन की समस्या तो है ही है, साथ में और भी आंतरिक और अंदरूनी मसले भी ऐसे हैं जिनका सामना हमारी सरकार को करना पड़ा था, जो एक क्षेत्रीय आकांक्षाओं की चुनौती के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ था। देखते हैं कि जम्मू कश्मीर है वो भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा मुद्दा तो है ही है, साथ ही जम्मू कश्मीर में 3 क्षेत्र हैं राजनीतिक और सामाजिक आधार पर, जिनमें से एक है कश्मीर, दूसरा है जम्मू और तीसरा है लद्दाख। इन 3 क्षेत्रों को हम जम्मू कश्मीर में अलग अलग विभाजित कर सकते हैं, यानी कि इनमें कुछ विविधताएं हैं, कुछ इनकी विशेषताएं हैं, जिस दृष्टिकोण से हम सामाजिक और राजनीतिक रूप से इनको 3 अलग अलग श्रेणियों में रख सकते हैं। कश्मीर की अगर हम बात करें तो ये कश्मीर घाटी है, ये कश्मीर के दिल के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर कश्मीरी भाषी लोग हैं जो कि कश्मीरी भाषा बोलते हैं और वो अधिकतर मुस्लिम हैं, और वहीं यहाँ हिंदू भी हैं जो कि बहुत कम संख्या में हैं, अर्थात अल्पसंख्यक हैं। फिर हम बात करते हैं जम्मू की। जम्मू एक पहाड़ी, तलहटी और मैदानी इलाकों के मिश्रण वाला क्षेत्र है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम और सिख आदि कई भाषाओं के, कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। साथ ही अब हम बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख है वो एक पर्वतीय इलाका है, यहाँ बौद्ध और मुस्लिम आबादी रहती है, लेकिन ये संख्या में बहुत कम है, अर्थात यहाँ पर बहुत कम आबादी रहती है। तो ये 3 क्षेत्र हैं कहाँ के? कश्मीर के। इनको हमने अलग अलग बताया है, राजनीतिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, और कहीं की जो इनकी भौगोलिक विशेषता है इसके आधार पर भी आपको थोड़ा सा अंतर यहाँ देखने को मिल रहा है। साथ ही कश्मीर के कुछ मुद्दे बाहरी हैं तो कुछ यहाँ पर आंतरिक पहलू भी हैं, भीतरी पहलू भी हैं, अर्थात जो मांग के मुद्दे हैं, स्वायत्तता के मुद्दे हैं, परेशानियों के मुद्दे हैं, चुनौतियों के मुद्दे हैं, वो बाहरी भी हैं और भीतरी भी हैं। बाहरी का तो आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कब से? भारत आज़ाद हुआ था तब से ही। कश्मीर का सवाल है वो एक बाहरी मुद्दे में हम ले सकते हैं, वहीं जम्मू कश्मीर की जो राजनीति का, स्वायत्तता का मसला है वो एक आंतरिक मुद्दा है जिससे अभी हमें निपटना बाकी था। तो देखते हैं समस्या की जड़ें। 1947 से पहले जम्मू कश्मीर में राजशाही थी और जो इसके हिंदू शासक थे उनका नाम था हरी सिंह। वो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे और ना ही वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। वो अपनी इस कश्मीर रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे और पाकिस्तान से, इसीलिए इन्होंने भारत और पाकिस्तान से समझौता करने की कोशिश की कि वो कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र रखें, एक कहीं की एक स्वतंत्र अलग से राज्य रखना चाहते थे, राष्ट्र रखना चाहते थे। वो ना पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे और ना ही भारत में शामिल होना चाहते थे। तो इस कहीं की अपन इसको स्वतंत्र रखने की ऊहापोह में, और वहीं पाकिस्तान ये मानता था कि जो कश्मीर है वो उससे संबंध है, क्योंकि आप याद कीजिए चैप्टर 1 को, जहां हमने विभाजन के आधार की बात की थी कि विभाजन का आधार क्या था? धार्मिक बहुसंख्या, कि जिस इलाके में मुस्लिम ज़्यादा हैं वो इलाका पाकिस्तान में जा रहा था और जहां हिंदू संख्या में ज़्यादा हैं वो इलाका भारत में जा रहा था।
कश्मीर के राजा थे वो हिंदू थे, लेकिन कश्मीर में बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम थी। इसलिए पाकिस्तान को ये लग रहा था कि कश्मीर उससे संबंध है, अर्थात कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। और यहीं से शुरू हो जाती हैं इस कश्मीरी विवाद के, जो कश्मीर का विवाद है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है। इसकी जड़ें हमें यहीं देखने को मिलती हैं। देखते हैं कि पाकिस्तानी नेता सोचते कि कश्मीर पाकिस्तान से संबंध है क्योंकि राज्य की ज़्यादातर आबादी मुस्लिम है, और साथ ही कश्मीर के लोग थे वो सबसे पहले अपने को कश्मीरी और बाद में कुछ और मानते हैं। कश्मीरी लोगों में कश्मीरियत भारतीयता से ज़्यादा भरी हुई है, वो अपने आप को सबसे पहले कश्मीरी मानते हैं और उसके बाद में भारतीय मानते हैं या फिर कुछ और मानते हैं। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम का एक दल था या फिर कहीं की एक पार्टी थी, जिसके जो मुखिया थे, नेता थे, वो थे शेख अब्दुल्ला। इन्होंने जन आंदोलन चलाया। जन आंदोलन किस बात का था कि महाराजा अपना पद छोड़े, लेकिन ये पाकिस्तान के साथ भी जाने को तैयार नहीं थे, ये पाकिस्तान में भी शामिल नहीं होना चाहते थे। साथ ही अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था और कांग्रेस के साथ काफ़ी समय तक गठबंधन में रहा था और शेख अब्दुल्ला नेहरू के अच्छे मित्र थे, यानी कि उनसे अच्छी मित्रता थी, इनके संबंध नेहरू के साथ बहुत अच्छे थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली घुसपैठियों को अपनी तरफ से कश्मीर में कब्जा करने के लिए भेजा। कश्मीर के महाराजा ने भारत से मदद मांगी, भारत ने सैन्य मदद उपलब्ध करवाई और कश्मीर घाटी से घुसपैठियों को खदेड़ दिया। महाराजा ने भारत संग में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और इस बात पर सहमति बनी कि स्थिति सामान्य होने पर जम्मू कश्मीर की नियति का फैसला जनमत सर्वेक्षण के द्वारा किया जाएगा। मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बने। उस वक्त जो मुख्यमंत्री का पद था उसको प्रधानमंत्री नाम से जाना जाता था। तो 1948 में शेख अब्दुल्ला थे वो कश्मीर के अभी हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री, उस वक्त के हिसाब से वो प्रधानमंत्री बने थे। भारत कश्मीर की स्वायत्तता को बनाए रखने पर सहमत हो गया और संविधान में धारा 370 को जोड़ा गया, जो कि कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान कर रही थी। यानी कि हमने कश्मीर की वो शर्त मान ली कि कश्मीर को विशेष स्वायत्तता दी जाएगी। बाहरी विवाद की बात करें तो जो कश्मीर के साथ बाहरी विवाद है वो पाकिस्तान के रवैये को लेकर है। वो ये मानता है कि कश्मीर घाटी पाकिस्तान का हिस्सा है और कश्मीर है वो आज़ाद होना चाहिए। कश्मीर की आज़ादी की मांग, कश्मीर की स्वतंत्रता की मांग पाकिस्तान उठा रहा है। 1947 में जब कबायली आक्रमण पाकिस्तान ने किया था तब कश्मीर राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया था, जो आज भी पाकिस्तान के नियंत्रण में है, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से हम जानते हैं इस हिस्से को, जो कि उस वक्त कबायली आक्रमण के समय पाकिस्तान के पास चला गया था। भारत का दावा है कि ये कश्मीर का अवैध अधिग्रहण पाकिस्तान ने कर रखा है। तो मेन मुद्दा, मुख्य मुद्दा ये है विवाद का कि पाकिस्तान कश्मीर को जहां अपना हिस्सा मानता है, वहीं भारत ने पाकिस्तान का अवैध कहीं की अतिक्रमण बताया है भारत के हिस्से कश्मीर पर। आंतरिक विवाद क्या है कि कश्मीर को संविधान में हमने विशेष दर्जा दे दिया धारा 370 के तहत। ये धारा 370 क्या है कि धारा 370 के तहत कश्मीर राज्य का अपना एक अलग संविधान होगा। सबसे बड़ी बात, भारतीय संविधान की सारी बातें यहाँ लागू नहीं होती हैं, अर्थात और कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसे अपना संविधान बनाने का अधिकार है, लेकिन धारा 370 कश्मीर को ये अधिकार देती है कि कश्मीर का अपना एक अलग संविधान होगा और भारतीय संविधान की सभी धाराएं, सभी की सभी बातें कश्मीर पर लागू नहीं होंगी। साथ ही संसद द्वारा पारित कानून राज्य में उसकी सहमति के बाद ही लागू किए जाएंगे, अर्थात भारतीय संसद कोई भी कानून पारित कर देती है, वो पारित किया हुआ कानून भी कश्मीर में लागू करने के लिए कश्मीर की सहमति आवश्यक है। ये प्रावधान थे धारा 370 के।
इस धारा 370 पर, अनुच्छेद 370 पर विभिन्न मत हमारे सामने आए। कुछ मत ये कह रहे थे कि राज्य के विशेष दर्जे से यह भारत के साथ जुड़ नहीं पाया, क्योंकि हमने इसको विशेष दर्जा दे दिया, क्योंकि इसने अपना एक अलग संविधान बना लिया, इसलिए ये भारत के साथ अपने आप को जोड़ नहीं पाया। ये भारत से अपने आप को विलग महसूस कर रहा है, अलग महसूस कर रहा है। धारा 370 समाप्त करके अन्य राज्यों के समान ही हमें कश्मीर को भी दर्जा देना चाहिए, अर्थात अन्य राज्यों के समान ही कश्मीर की स्वायत्तता होनी चाहिए। कश्मीर राज्य के साथ भी अन्य राज्यों के समान ही व्यवहार किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी प्रतिक्रिया ये है कि जम्मू कश्मीर को इतनी स्वायत्तता पर्याप्त नहीं है। कितनी स्वायत्तता? इतनी स्वायत्तता जिसकी अभी अभी हमने बात की है कि अब इसका अपना संविधान होगा, भारतीय संविधान की सभी बातें इस पर लागू नहीं होंगी और संसद द्वारा पारित कानून राज्य की सहमति के बाद यहाँ लागू होंगे। इतनी स्वायत्तता भी कम है और स्वायत्तता जम्मू कश्मीर को दी जानी चाहिए, ऐसा एक मत कहता है। भारत सरकार ने जनमत संग्रह के वादे को पूरा नहीं किया और साथ ही धारा 370 के तहत जो विशेष दर्जा कश्मीर को दिया गया है वो भी पूरी तरह अमल में नहीं लाया गया। तो शायद आपको समझ में आ रहा है ये जो अंदरूनी विवाद है, अंदरूनी दृष्टिकोण है कि 370 को पूरी तरह से लागू ना करने की शिकायत उठ रही है। 370 के तहत और ज़्यादा स्वायत्तता देने की मांग उठ रही है। वहीं एक मत ये कह रहा है कि ऐसी कोई धारा होनी ही नहीं चाहिए। ये विरोधी मत, ये वाद विवाद किस समस्या तक हमें लेके जाएगा और किस तरह से हम करेंगे इस समस्या का समाधान। राजनीति 1948 के बाद हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में कि प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद शेख अब्दुल्ला ने भूमि सुधार की एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी। उन्होंने इसके साथ साथ जन कल्याण की कुछ नीतियां भी लागू की थी। कश्मीर की हैसियत को लेकर शेख अब्दुल्ला के विचार थे वो केंद्र से अलग थे और इस वजह से दोनों के बीच में मतभेद थे। हो सकता है इस मतभेद के नतीजे के कारण ही 1953 में शेख अब्दुल्ला को बर्खास्त कर लिया गया और साथ ही उनको नज़रबंद भी कर दिया गया। शेख अब्दुल्ला के बाद में कोई भी नेता कश्मीर में इतना लोकप्रिय नहीं हुआ, कोई भी कहीं की एक तरह से जनप्रिय नेता नहीं बन पाया था। इसलिए कांग्रेस के समर्थन के दम पर ही राज्य में शासन चल रहा था। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जो ये पार्टी थी, वो कांग्रेस के समर्थन से ही कश्मीर राज्य में अपना शासन, अपनी सरकार चला पा रही थी। राज्य में हुए विभिन्न चुनाव में धांधली और गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगातार लग रहे थे। 1953 से 1974 तक अगर हम बात करें राज्य की राजनीति पर कांग्रेस का असर, तो हम देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो कांग्रेस में मिल गई थी। शेख अब्दुल्ला को नज़रबंद कर लिया गया था, कोई लोकप्रिय जनप्रिय नेता नहीं था, इसलिए जो दल शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में था वो अब कांग्रेस में ही मिल गया था। राज्य की सत्ता अब सीधे तौर पर कांग्रेस के नियंत्रण में आ चुकी थी। 1974 में इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच में एक समझौता होता है और शेख अब्दुल्ला को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब शेख अब्दुल्ला ने फिर से खड़ा किया और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1977 के विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त किया, जीत हासिल की और 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो जाती है। परिणाम स्वरूप उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला हैं, वो उनकी कमान संभालते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है। कश्मीर की जनता का ये मानना था कि केंद्र सरकार उनके मामलों में, उनके अंदरूनी मामलों में और जानबूझकर अवांछित हस्तक्षेप कर रही है। 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी में चुनावी गठबंधन हुआ तो लोगों को लगा कि केंद्र राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है। विद्रोही तेवर यहाँ समझ में आते हैं। 1987 में विधानसभा चुनाव हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन था, इसने भारी जीत दर्ज की, लेकिन लोगों ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। 1980 से ही लोगों में प्रशासनिक अक्षमता को लेकर रोष था और गुस्सा भड़का कि केंद्र के इशारे पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ हेरा फेरी की जा रही है। अब लोग विरोध करने लगे थे, लोगों में नाराजगी के भाव
थे और ये कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार है वो लगातार घरेलू राजनीति में कश्मीर की अवांछित हस्तक्षेप कर रही है, यहाँ प्रशासनिक अक्षमता है। और इस संकट ने राज्य में उग्रवाद के बीच गंभीर रूप धारण कर लिया। उग्रवाद को पाकिस्तान से नैतिक, भौतिक और सैनिक सहायता प्राप्त हो रही थी। ये जो लोगों का रोष था, लोगों का गुस्सा था, इस गुस्से ने उग्रवाद का रूप धारण कर लिया, हिंसक रूप धारण कर लिया और इस हिंसा को समर्थन मिल रहा था पाकिस्तान से। 1990 के बाद के समय लोगों को उग्रवादियों की और सेना की जो हिंसा है उसकी मुठभेड़ को भुगतना पड़ा। चाहे उग्रवादी हिंसा कर रहे हैं या फिर उग्रवादियों और सेना की आपसी मुठभेड़ है, इसका नुकसान उठाना पड़ा आम जनता को। विद्रोही तेवर के बाद में विधानसभा के चुनाव होते हैं 1987 में। फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती है और इन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठाई। 2002 के विधानसभा चुनाव, जिनको निष्पक्ष चुनाव कहा गया, इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत नहीं मिल पाया और पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस पीडीए नाम से एक नई पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को अब सरकार बनाने का मौका मिला। कांग्रेस और पीडीए के गठबंधन की सरकार बनी। 1989 से जम्मू कश्मीर में अलगाववादी राजनीति ने सर उठाया। इस अलगाववादी राजनीति की 3 धाराएं थी, मतलब कि 3 मत थे। कुछ मत इस पक्ष में थे कि जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बना रहने देना चाहिए, लेकिन इसको ज़्यादा स्वायत्तता चाहिए। कुछ ये भी चाह रहे थे कि जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाना चाहिए। वहीं कुछ की मांग ये थी कि जम्मू कश्मीर का विलय पाकिस्तान के साथ हो जाना चाहिए। जानते हैं इनके बारे में। देखिए, पहली धारा थी कश्मीर को एक अलग राष्ट्र बनाने के लिए, दूसरी धारा कश्मीर का विलय पाकिस्तान में हो जाए और तीसरी धारा कश्मीर भारत संघ का हिस्सा रहे लेकिन उसे और स्वायत्तता दी जाए। ये अलगाववादी बातें, कहीं की अलगाववादी तेवर हमें देखने को मिल रहे थे 1989 से। स्वायत्तता की बात जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को अलग अलग ढंग से लुभाती है। इस क्षेत्र के लोगों की हमेशा से शिकायत रहती है कि इनके साथ उपेक्षा भरा बर्ताव किया जाता है और ये क्षेत्र है वो लगातार पिछड़ रहा है, पिछड़ापन यहाँ पर है। तो ये अपने लिए अलग तरह की स्वायत्तता की मांग उठा रहे थे। इस जगह से पूरे राज्य की स्वायत्तता की मांग जितनी प्रबल है, उतनी ही प्रबल मांग यहाँ के विभिन्न भागों में अपनी स्वायत्तता को लेकर है। जहाँ जम्मू कश्मीर पूरा राज्य अपने आप को एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग उठा रहा था, वहीं ये क्षेत्र अपनी अलग स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। अपने आप को अलग से, अपनी आज़ादी या अपनी जो उपेक्षापूर्ण वातावरण था उसको लेकर या फिर अपने पिछड़ेपन को लेकर इनकी मांगे अलग तरह की थी। अलग से अपने क्षेत्र के लिए मांगे उठ रही थी। शुरुआती सालों से उग्रवाद को लोगों से कुछ समर्थन हासिल था, लेकिन अब यहाँ के लोग शांति की कामना कर रहे थे। अब उग्रवादी जो तत्व थे उनको लोगों का समर्थन मिलना धीरे धीरे कम हो चुका था। लोगों को शायद ये बात समझ में आ चुकी थी कि हिंसा के रास्ते से एक नुकसान आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। अलग राष्ट्र की मांग की जगह अब अलगाववादी समूह अपनी बातचीत में भारत संघ के साथ कश्मीर के रिश्ते को पुनर्परिभाषित करने पर जोर दे रहे थे। वक्त बढ़ने के साथ साथ अलग राज्य की मांग, अलग राष्ट्र की मांग ठंडी होने लगी थी और भारत सरकार के साथ, भारत संघ के साथ एक अलग तरह का रिश्ता बनाने की, रिश्तों की नई परिभाषाएं गढ़ने की बात अब होने लगी थी। 5 अगस्त 2019 को हम कहेंगे एक ऐतिहासिक दिन था। केंद्र सरकार ने संविधान से धारा 370 हटा दी और राज्य का विभाजन 2 केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू कश्मीर का विभाजन 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में कर दिया गया। तो देखा हमने कश्मीर में उठ रही क्षेत्रीय आकांक्षाओं को, क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांगों को, अलगाववादी मांगों को किस तरह से कहें कि हम वर्ष दर वर्ष, साल दर साल ये मांगे हैं, इनमें परिवर्तन होते रहे। कभी इन्होंने हिंसक रूप धारण किया और हिंसक रूप से, हिंसा से हुई परेशानियों को देखते हुए और इन्होंने अपना जो नज़रिया है वो बातचीत की ओर लेकर गए और अंत में इस धारा को समाप्त करके
क्या विवाद समाप्त हो गया, क्या रहे इसके परिणाम, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जिसको कि धारा 370 अनुच्छेद 370 एक विवादित मुद्दा कहा जाता था, एक विवादित कहें कि अपन क्षेत्र कहा जाता था, उसको हमारी सरकार ने समाप्त किया। अब जम्मू कश्मीर का कोई अलग संविधान नहीं है, कोई अलग ध्वज नहीं है, वो भी भारत का एक अभिन्न अंग है। हालांकि पहले भी था, लेकिन अब भारत का अभिन्न अंग है और अन्य राज्यों की तरह ही इस राज्य के साथ भी व्यवहार वर्ताव किया जाएगा। क्या रहते हैं इसके आगामी परिणाम, ये है भविष्य के ओट में। फिलहाल हम लेते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, 1947 में कश्मीर के राजा कौन थे? बहुत आसान सा प्रश्न है और बहुत आसानी से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। धारा 370 क्या थी, इसके तहत क्या क्या प्रावधान किए गए थे, इस बारे में मैं आपको सलाह दूंगी कि गूगल कीजिए, बहुत सारा आपको मिलेगा इसके बारे में। और हमें जानना ही चाहिए क्या थी धारा 370, क्यों लागू की गई थी। थोड़ा बहुत तो हमने जान लिया इसमें कि उस वक्त की परिस्थितियों को, भारत संघ में विलय के मसले को देखते हुए और धारा 370 को लागू किया गया था। कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। उस विशेष राज्य के दर्जे के तहत क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या विशेष बातें जम्मू कश्मीर के लिए रखी गई थी, ये सारी बातें आपको टटोलनी है। फिर इसको क्यों समाप्त किया गया, इसको समाप्त करने में क्या क्या परेशानियां हमारी सरकार के सामने आई और अब इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इन सारी बातों का एक विस्तृत लेख आपको तैयार करना है। धन्यवाद।